और पता नहीं क्लास एग्जिट हो गया था, क्या हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये ड्रीम के बारे में जो बेस्ट वे ऑफ प्रोजेक्टिंग है अनकॉन्शियस का, ये सब चीज ड्रीम एनालिसिस सिगमंड फ्राइड की देन है, ये सब चीज नहीं सुने थे आप लोग कल? नहीं सुने थे सर हम सब। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ड्रीम जो है सब कॉन्शियस का क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जो होता है, प्रोजेक्शन मतलब क्या है कि जो सब कॉन्शियस के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट होकर के आ रहा है। अच्छा ये बात बताइए, कौन कौन किताब खरीद लिया अब तक? हमको लगता है 1 सप्ताह 10 दिन तो हो गया होगा बोले हुए, ज्यादा ही हो गया होगा। जिसके पास अभी भी किताबें नहीं है? नहीं है सर मेरे पास। गलत बात निखत। ईद में पैसा नहीं मिला था क्या आपको? सर सर वो मुझे दुकान पे मिला गए ही थे ना, नहीं। वो वाला मिला ना, एक सोशल इशू है, मतलब सामाजिक समस्या मनोविज्ञान का, वही एगो मिला है। ओके, ठीक है। सोशल इशू, जनरल साइकोलॉजी का की जो है ना किताब रखी है एक तो, कोई भी अगर अरुण कुमार सिंह है मिल जाए तो वो ठीक है, नहीं मिले तो अदर भी कोई रखे जनरल साइकोलॉजी। मेन बात क्या है कि साधारण पढ़ाई भी तो जो है ना पढ़ ही ना लीजिएगा किसी साधारण किताब से भी, विशेष के लिए हम है, साधारण भर तो कवर हो जाएगा ना। साधारण में भी बेसिक्स तो रहता ही है, बहुत विशेष ज्ञान नहीं होगा पर बेसिक तो सब किताब में रहता है ना, तो बेसिक मजबूत होना जरूरी है। हम किसी किताब को अगर वो चीज कहते हैं मतलब खराब कहते हैं तो इसका मतलब ये भी कई बार मत समझिए कि वो किताब एकदम रद्दी है। मेरे दृष्टिकोण में वो किताब रद्दी है, पर किसी के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छा भी हो, वो आपके स्तर पे भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि मेरी जो अपेक्षा होती है किताबों से और लेखकों से वो बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत नहीं। सामाजिक समस्याएं, सुलेमान और दिनेश कुमार, ठीक है। एक बार इसका कंटेंट का फोटो भेजिए तो हमको। ये तो बहुत पतला सा किताब है, वो तो पढ़ी हो गए होंगे अब तक आप। सोशल इश्यूज अच्छी बुक है ये पता है इसमें काम आएगी। ये पेपर 2 का लास्ट चैप्टर है शायद, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऐसे करके। उसके लिए कोई किताब नहीं आती, कहीं कोई किताब है ही नहीं, हम भी ढूंढे तो नहीं मिला, ठीक है। तो उसमें ये बड़ा अच्छे से काम आ जाएगा आपको। सामाजिक व्यवहार की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक, क्या बात है, सामाजिक स्तरीकरण, कास्ट सिस्टम, ठीक है, बढ़िया। कंटेंट देख के तो अच्छा लग रहा है। ये जो है ना सोशल साइकोलॉजी, समाज। तो ड्रीम पे आते हैं वापस हम लोग, ठीक है। ड्रीम पे क्या है कि बेस्ट वे ऑफ प्रोजेक्टिंग सबकॉन्शियस, ठीक है। आपका जो सबकॉन्शियस है उसको प्रोजेक्ट करने का बेस्ट तरीका है, आपके जो अंदरूनी मन के हिस्से हैं, जो अचेतन हिस्से हैं, उनको सबसे अच्छे से कौन जान रहा है? आप ही जान रहे हैं, आपका चेतन ही जान रहा है। तो ड्रीम के स्टेट में क्या होता है, हम लोग चेतनावस्था में नहीं होते, हमारी कॉन्शसनेस की स्टेट क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब बोलिए कि सर ये कॉन्शसनेस का स्टेट अलग हो जाता है, इसका क्या अर्थ हो जाता है? तो लगेगा ऐसे कि जानते हैं हाँ चेतना का अलग अलग स्टेट है, 3 स्टेट है, तो जानते हैं कि 3 स्टेट होता है, तो कभी से स्टेट में कोई स्टेट में नहीं जानते हैं। आप केवल नाम जानते हैं कि चेतना के 3 स्तर और तीनों स्तर का नाम जानते हैं, ठीक है, और उस नाम की प्रॉपर्टी जानते हैं, बस। तो उसके अंदर क्या होता है वो जान लीजिए। तो ये जो अनकॉन्शियस स्टेट है, ठीक है, अनकॉन्शियस स्टेट में आपके ब्रेन में जो करंट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में करंट आता है, तो कितना वोल्टेज आता है घर में करंट का इन जनरल बताइए तो कोई, देखें जीके कैसे आप लोगों का। ठीक है, तो एवरेज कहा जाता है 220 वोल्ट उसको, ठीक है। तो 230 से 40, देखिए शुभम जवाब दिए, तो आईटीआई के स्टूडेंट है तो खैर ये ठीक है, बाकी आप लोग को नहीं पता है। 220 वोल्ट एवरेज माना जाता है उसको, 30 भी आता है, 35 भी आता है, 40 भी आता है, इन जनरल 220 से ऊपर ही आता है। तो ये जो है ना, ये वोल्टेज है जिसपे बिजली आता है। तो घर में क्या होता है, ये वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज क्या है सर? वोल्टेज जो है ना एक तरह की शक्ति है। जैसे मान लीजिए कि हम पहले भी बताए थे आप लोग को, जब ये वाला पढ़ाए थे साइकोलॉजी का पार्ट, न्यूरॉन वाला जब पार्ट पढ़ाए थे, तो उसमें वोल्टेज क्या बताए थे। जैसे मान लीजिए कि झरना है, ठीक है, और नीचे झरना को इमेजिन कीजिए, ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे, तो ऊपर से नीचे के बीच का जो गैप है,
जितना ज्यादा गैप रहेगा पानी क्या होगा, उतने तेजी से गिरेगा कि नहीं। और जितना कम गैप होगा तो पानी में उतना कम फोर्स होगा, उतना तेजी से नहीं गिरेगा। तो ऊंचाई जितनी बढ़ेगी, वाटर लेवल का डिफरेंस जितना बढ़ेगा, वाटर उतनी तेजी से गिरेगा। यही है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, डिफरेंस है जीरो करंट में और हाइयर चार्ज में। ठीक है, लो चार्ज, एक तरफ चार्ज बिल्कुल नहीं है और एक तरफ चार्ज कितना है, बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ जीरो चार्ज है, निगेटिव, और दूसरे तरफ जो है ना 200 चार्ज है, तो उसको आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो 200 वोल्ट जो है पड़पड़ा करके 0 वोल्ट में घुस जाएगा। और एक तरफ 0 वोल्ट, एक तरफ 1 वोल्ट है, तो आराम से धीरे धीरे आएगा, है ना। तो जितना ज्यादा जो है ना दोनों के चार्ज में डिफरेंस होगा, वोल्टेज जो है उतना ज्यादा है। तो डिफरेंस इन जो है ना चार्ज को आप वोल्टेज समझिए, समझे। तो वैसे ही ब्रेन में जो होते हैं, हमारा ब्रेन क्या है, जैसे बिजली का सर्किट है। कभी रेडियो ऑडियो खोले होंगे या तोड़े होंगे तो अंदर देखते होंगे कि मदरबोर्ड होता है, सर्किट होता है। ठीक है, सर्किट को ऐसे भी समझ सकते हैं घर का वायरिंग की तरह। तो हम लोग का ब्रेन क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वायरिंग है। ठीक है, बिजली का वायरिंग की तरह है, बहुत ज्यादा। और उसमें क्या होता है, वोल्टेज क्रिएट होता है, उस वोल्टेज के हिसाब से करंट बहता है। तो घर में तो सिर्फ 220 वोल्ट क्रिएट होता है, लेकिन ब्रेन में अलग अलग वोल्टेजेस क्रिएट होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्केल पे। ठीक है, 0.0 समथिंग के स्केल पे। तो वोल्टेज क्या होता है, ब्रेन का वोल्टेज चेंज होते रहता है। ठीक है, जब आप सो रहे होते हैं, इन जनरल जो आपकी चेतनावस्था है, जो कॉन्शस स्टेट है, उस टाइम के वोल्टेज अलग टाइप के होते हैं। और जब सबकॉन्शस स्टेट में आप, जब आप चेतन अवस्था में होते हैं, जब हिप्नोसिस की अवस्था में होते हैं, तब अगर आपके ब्रेन का वोल्टेज नापा जाए तो अलग आता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ब्रेन में अलग वोल्टेज और अलग करंट है। और जब आप जग गए, चेतनावस्था में आ गए, तो ब्रेन में अलग वोल्टेज और अलग करंट है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कि दो, जैसे कंप्यूटर हो आप लोग के पास, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि पब्लिक में नहीं है इन जनरल। ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी है, वो मतलब बहुत विशेष परिस्थितियों में होता है। जैसे पेन ड्राइव आप लोग देखें ना, मेमोरी कार्ड, तो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो चीज है उसको आप देख लेते हैं। मोबाइल में लगाइएगा तो जो मेमोरी कार्ड में सब दिख जाएगा। लेकिन एक ऐसा मेमोरी कार्ड होता है या पेन ड्राइव होता है, उसको आप लगाइएगा किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर में, कुछ नहीं दिखेगा, रीड नहीं करेगा, आपको लगेगा कि खराब है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है, फेंक दे रहे हैं, फेंक देंगे उसको। तो वैसे डिवाइसेस जो होता है ना, विशेष चीजों के लिए यूज होता है। और कभी भी आपको कोई ऐसा पेन ड्राइव या कहीं कुछ मिले, ठीक है, जो कि आप लगाए और वो काम नहीं किया, या मेमोरी कार्ड, तो आपको लगेगा कि खराब है, फेंक दीजिएगा उसको। लेकिन कुछ ऐसे जो है ना विशेष पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। उस पेन ड्राइव में क्या होता है, एक सर्टेन वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, उसके बीच में कोई चीज लगाया जाता है। जैसे आप मेमोरी कार्ड उसमें लगाइएगा, तो मेमोरी कार्ड के जो सामने वाला पॉइंट है उसके ऊपर एकदम पन्नी जैसा पतला सा एक लेयर आता है, पहले उसको लगा के लगाइएगा तब वो रीड करेगा। तो लेयर क्या करता है, जिस वोल्टेज पे मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव रीड करता है, उस वोल्टेज को चेंज कर देता है। तब क्या होता है, अलग वोल्टेज पे वो मेमोरी कार्ड जो है रीड करने लगता है। ठीक है, समझे क्या हुआ, सर्टेन वोल्टेज पर उसके अंदर का डेटा रीड नहीं किया जा सकता था, जब तक उसको वो वोल्टेज दिया नहीं जाए। तो ये क्या होता है ना, ये बहुत स्पेशल जगहों पे स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। कमर्शियली पब्लिकली अवेलेबल ये तकनीक नहीं है, ठीक है? कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कोई सुना भी नहीं होगा इसके बारे में इन जनरल। तो ये जो चीजें हैं, अब इसको कंपेयर कीजिए अपने ब्रेन से। ब्रेन में क्या हो रहा है, जब आप अनकॉन्शियस स्टेट में है ना, अचेतन अवस्था में है, तो आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, ये आपके कॉन्शियस ब्रेन में जो है एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसका जिस वोल्टेज पे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ऑपरेट करता है, उसमें डाटा फीड करता है, उससे डाटा निकालता है, वो वोल्टेज जो है पे अनकॉन्शियस ब्रेन ऑपरेट नहीं करता है। तो दोनों में क्या होगा, डेटा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। जैसे एक वोल्टेज डिफरेंशिएटेड पेन ड्राइव उसको कहते हैं, जो हम आपको बताएं, तो वोल्टेज डिफरेंशिएटेड पेन ड्राइव, इसको गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा आपको इसके बारे में। तो वोल्टेज डिफरेंशिएटेड पेन ड्राइव को या वोल्टेज डिफरेंशिएटेड मेमोरी चिप को आप लगाइएगा तो रीड नहीं करेगा, क्योंकि उसको वोल्टेज मिलता ही नहीं। और पूरे वर्ल्ड में जो है 3.5 वोल्ट पे पेन ड्राइव ऑपरेट करता है, तो 3.5 वोल्ट वाला ही पेन ड्राइव आपको सपोर्ट सर, करता है। हाँ, ये ड्रीम एनालिसिस जो हम लोग को पढ़ा रहे हैं और इसका वोल्टेज का क्या कनेक्शन है, यही समझ में नहीं आ रहा। बता रहे हैं हम, समझा रहे हैं ना आगे। वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज पे क्या होता है, जो ड्रीम एनालिसिस आपको बता रहे हैं, तो आपका ब्रेन क्या है, सर्किट है ना।
अलग अलग वोल्टेज पे काम करता है। वोल्टेज मतलब ब्रेन वेव्स, ठीक है। तो कॉन्शसनेस और ड्रीम जो है वो ब्रेन के किस स्टेट में आता है? क्या आप चेतन रहते हैं स्वप्न की अवस्था में, चेतना में रहते हैं? नहीं। तो आप किस स्टेट में हैं? अचेतन अवस्था में। अचेतन अवस्था में ब्रेन का वोल्टेज क्या है? अलग है। और चेतन अवस्था में ब्रेन का वोल्टेज क्या है? अलग है। समझे? तो दोनों का वोल्टेज, ये मत समझिए कि वोल्टेज अलग चीज है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, और ये जो है कॉन्शसनेस अलग चीज है, नहीं। पूरा का पूरा ब्रेन ही इलेक्ट्रिकल मशीन है एक तरीके से, समझिए। समझे? ये छोटे वोल्टेज पे काम करता है, इधर इलेक्ट्रिकल मशीन बड़े वोल्टेज पे काम करता है। तो एग्जैक्टली जब इसी चीज को आप देखते हैं कि अलग वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, तो दो चीजें कैसे काम करेगी अलग अलग? जैसे एक बल्ब है, या तो 220 वोल्ट पे जलेगा या तो 110 वोल्ट पे जलेगा, दोनों पे तो जल नहीं सकता। बस वही कारण है। इसी कारण से इसका जो वैज्ञानिक आधार है कॉन्शसनेस के स्टेट्स का, अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉन्शसनेस के स्टेट्स का क्या कोई वैज्ञानिक आधार भी है, तो बोलिएगा हाँ, वैज्ञानिक आधार है। और वो आधार कहाँ से आता है? न्यूरो साइंस से आता है, ब्रेन वोल्टेजेस से आता है, कि अलग अलग अवस्था में ब्रेन के वोल्टेजेस अलग अलग आते हैं। ये एकमात्र एक्सप्लेनेशन है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का, जो कि साइंटिफिक है। समझे? बाकी जितनी भी आप किताबों में पढ़ेंगे तो सब जगह यही कहेगा उसकी आलोचना में कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को साइंस से बैकिंग नहीं मिला है। समझे? जितनी भी किताबें हैं अभी तक, रिसेंटली किसी ने किताब को ना अपडेट किया है ना किसी ने छापा है कि इसमें, या छापा होगा तो वो हिंदी में तो नहीं है, कि सिगमंड फ्राइड का। तो जब आलोचना आप लोग लिखते हैं, है ना, या उसमें पूछा जाता है कमी में कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का अनकंसेस और इसका जो है वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो अब ऐसा नहीं है। समझ गए? वैज्ञानिक आधार है, और वो वैज्ञानिक आधार क्या है? ब्रेन वोल्टेज। उसके आधार पे बंटवारा किया गया है। नहीं तो पहले इसको सिर्फ ये माना जाता था कि थ्योरी है, कल्पना है, कि 3 भागों में बांट दिया। आज हम आपको लिमिटेशन पढ़ाएंगे, इसीलिए लिमिटेशन से पहले हमने आपको ये चीज बताई कि ये एक चीज है। अब इसको ड्रीम स्टेट से कंपेयर किए। ड्रीम स्टेट में जो दिखा, रियल वर्ल्ड में जो है भूल गए कई बार, कई बार वो याद भी रहा। रियल वर्ल्ड में जो कर रहे हैं या जो हो रहा है वो ड्रीम स्टेट में। तो एक आपका अनकंसस पार्ट है, एक आपका कंसस पार्ट है। अनकंसस पार्ट में क्या हो रहा है? आपके डिजायर्स का प्रोजेक्शन हो रहा है। यानी समझिए कि 2 पेन ड्राइव है, ठीक है। दो जो पेन ड्राइव्स हैं, एक पेन ड्राइव जो होता है, उस पेन ड्राइव में क्या होता है? एक पेन ड्राइव समझिए कि जैसे मेमोरी होता है जहाँ पे चीजें संचयित होती है। तो वैसे आपके माइंड में जो एक प्लेस है अनकंसस, जहाँ पे चीजें संचयित हो रही है, क्या क्या संचयित हो रही है? ईड से रिलेटेड चीजें, डिजायर से रिलेटेड चीजें, ठीक है। रिप्रेस्ड दमित इच्छाएं हैं, वो है, फियर्स है, वो सारी चीजों का जो इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा है। और वो किसी तरीके से कॉन्शस को प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है ये कोई नहीं जान पाया अभी तक, लेकिन किसी तरीके से प्रभावित तो कर रहा है। तो ड्रीम जो है ना, ड्रीम एक बहुत अच्छा वे है अपने अनकॉन्शस को एक्सेस करने का। बिल्कुल वही बात जो हम आपको बोले ना, कि जब तक उसमें कुछ बीच में एक विशेष डिवाइस नहीं लगाया जाएगा जो उस वोल्टेज को चेंज कर दे, कंप्यूटर से आने वाले वोल्टेज को जो पेन ड्राइव में जाता है, तब तक आप उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल वही चीज है कि एक्सेस कर नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे सर? अनकॉन्शियस को एक्सेस कर नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे? तो उसका बेस्ट तरीका है ड्रीम एनालिसिस। जब आप अनकॉन्शियस में उसको याद करने की कोशिश कीजिए, मेमोरी में कुछ देर तक रहता है, उसको लिख लीजिए, और उसके बाद जो है ना उसका विश्लेषण कीजिए। तो स्वप्न का विश्लेषण कहिए या ड्रीम एनालिसिस कहिए, इसके कौन थे प्रोपोनेंट? सिगमंड फ्राइड महोदय, ठीक है। सिगमंड फ्राइड महोदय इसके प्रोपोनेंट होते हैं। तो ये जो है, ये सोचते हैं कि एक बुक लिख देते हैं, उस बुक में सारी विधि। अब सिगमंड फ्राइड ऐसी क्रांतियां कर रहे थे अपने जीवन में कि बहुत ज्यादा भीड़ इनके जीवन में इकट्ठा हो रही थी। और सिगमंड फ्राइड महोदय थे एकांतवासी, ठीक है। उनको नहीं चाहिए था जीवन में भीड़, क्योंकि उनको अध्ययन करना है, अपना पढ़ना है, ये वो करना है। लेकिन इतना ही खतरनाक सब काम कर रहे थे कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहा था, यूरोप से आ रहा था, रसिया से आ रहा था, दुनिया के कोने कोने से आ करके जो है ना कई दिन तक उनसे मिलने की कोशिश करता था, दरवाजे पे पड़ा रहता था डिस्कशन करने के लिए। तो सिगमंड फ्राइड महोदय ने क्या किया, इस चीज को जानते हुए और अपने एकांत को बचाने के लिए एक रास्ता निकाला। जितने भी ड्रीम पर उनका काम था उसको लिख दिया एक किताब की शक्ल में।
ठीक है। स्वप्नों का मनोविज्ञान, सपनों का मनोविज्ञान या स्वप्न मनोविज्ञान ऐसे करके हिंदी में भी आपको किताबें दिख जाएगी, आराम से मिल जाएगा। और ये किताब बड़ी सस्ती है, 100, 150, 200 रुपए तक में मिल जाती है। तो इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश में भी नहीं, इंग्लिश तो उनकी लैंग्वेज नहीं थी, अपने लैंग्वेज में लिखा था, इंग्लिश में रूपांतरित हुआ, फिर इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरित हुआ। तो वो किताब जो है ना हिट हो गई, कि सबकॉन्शियस को जानने का एक तरीका था कि अपने सपनों को कैसे डिकोड करें। और आश्चर्यजनक बात ये थी कि ये सिर्फ किस्सा गोई या कहानी नहीं थी, ठीक है। ये बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये किताब सक्षम थी। तो इसीलिए आप देखिएगा, जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट और प्रोफेसर्स के अलावा जिनको साइकोलॉजी में रुचि है, असली रुचि है, उनके पास या तो आपको ये किताब मिल जाएगी या तो वो पढ़े हुए मिल जाएगी। अब स्टूडेंट और प्रोफेसर को छोड़ के हम इसीलिए बोले, कुछ प्रोफेसर्स मिल जाएंगे जाहिर है, लेकिन स्टूडेंट जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि हम खुद नहीं पढ़े, ठीक है। हम सुने हैं दो चार, थोड़ा बहुत पढ़े हैं पेज, तो पूरा नहीं पढ़े हैं उसको। इसीलिए जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि ड्रीम साइकोलॉजी किताब से नहीं, कोर्स से और लेक्चर से जो है हमने पढ़ के कवर किया था, इसीलिए नहीं पढ़ा। लेकिन हमको जितने लोग मिले जिन्होंने इसकी बात की, उस किताब को पूरे पढ़े हुए थे, और उनकी जो बातचीत थी उससे हमने बहुत कुछ सीखा। मतलब इतना कुछ जानते थे वो ड्रीम के बारे में, कि कैसे ड्रीम को एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये जो है ना, ड्रीम क्या है, वीडियो है, वीडियो टेप है जो चल रहा है आपके सबकॉन्शियस का। वो सब कुछ आपको दिखाता है, आपके फियर्स को दिखाता है। अब जैसे आपके मन में किसी बात का फियर है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी फियर है, अलगाव का फियर है या कुछ भी वैसा है, कुछ बाधा है, तो बार बार सपना में वैसा ही दिखेगा, ठीक है, वो फियर आएगा बार बार सपने में ऐसे करके। तो ये जो है ना एक बहुत अच्छा तरीका है। प्रोजेक्टिव टेक्निक हम लोग देख चुके थे, कि इस ऐसी चीजों को जो है डालो। अब अनकॉन्शियस के बारे में एक चीज गौर कीजिएगा, क्या, उसको खोलने की चाबी है भावना, ठीक है, भाव। क्रिमिनल्स को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, क्रिमिनल जैसा स्मार्ट तो कोई होता नहीं है, ठीक है। अगर साधारण उसमें बुद्धि होगी तो क्राइम करके जो है ना, इतना मुश्किल नहीं होगा उसको जो है ना, मतलब पकड़ाना। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपराध करने वाले। अब जिनसे अपराध गुस्से में हो गया, उसको नहीं, जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं, तो उनको कैसे निकाला जाता है, वो एक नकली पर्सनैलिटी लेकर के भी चलते हैं। उसको ट्रिगर कैसे किया जाता है, उसको कन्फ्रंट किया जाता है। जब आप इंट्रोगेशन रूम में होते हो, तो आप उसको कन्फ्रंट करते हो, उसके कन्फ्लिक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, पहले उसके सारे एक्ट्स को पढ़ते हो, उसने कैसे कैसे क्राइम किया। जिन लोगों से आप उसके बारे में पूछेंगे तो लोग बताएंगे नहीं तो बहुत अच्छा बंदा था, बड़ा नाइस बंदा था ये वो। तो आपको समझ में आएगा कि इसकी डुअल पर्सनैलिटी है, एक ऊपर से बड़ा नाइस बंदा और अंदर से ये डेविल है, ठीक है। और वो साइड इसका किसी ने नहीं देखा। तो आप ढूंढोगे उस व्यक्ति को जिससे आपको पता चले कि इसका डेविल वाला साइड क्या था, उससे बात करोगे। कहाँ कहाँ पे इसने डेविल वाला साइड, जैसे बीवी को पीटता होगा तो डेविल वाला साइड, बीवी से बात करोगे तो मालूम चलेगा क्यों पीटता था, किस बात पे ट्रिगर होता था। आपने सारे ट्रिगर पॉइंट्स नोट कर लिए और आप गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, यूजुअली, ऐसे तो जो पुलिस में जब आपका जॉब होगा तब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्स कराया जाता है, CDTI है, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पुणे में। तो वहां पे इन चीजों की इंट्रोगेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां भी पढ़ाया जाता है। अदरवाइज जो है, आप फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं तब भी पढ़ सकते हैं आप। तो हमारे थानों और ये वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट तो मिलेगा नहीं, पुलिस मैन मिलेगा या पुलिस वुमन मिलेगी, वो इन चीजों में हो सकता है ट्रेंड हो। तो जब आप पूछोगे तो आप क्या करोगे, आप पहले प्ले अलोंग करते हो, जैसे वो आपको बना रहा है बेवकूफ, ठीक है, वैसे आप बन रहे हो, उसको ओपन होने की जगह दे रहे हो, उसकी बातें पूरी सुन रहे हो। जैसे उसको कन्विंस हो गया कि अब मेरे जाल में आ गया, जैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, तब आपने कंफ्लिक्ट क्रिएट करना शुरू किया, उसके ट्रिगर पॉइंट्स पर धीरे धीरे उसको कन्फ्रंट करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, इससे उसका जो इमोशनल स्ट्रक्चर था, जो काम एंड कंपोज था, वो गड़बड़ाना चालू हुआ, फ्रस्ट्रेशन पैदा होना चालू हुआ, उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, दबाव क्रिएट कर रहे हो साइकोलॉजिकल। और उस दबाव से क्या होगा, और बार बार जो है ना, आप जैसे बैडमिंटन से मारते हैं ना ऐसे रैकेट से, हर बार आप ऐसा स्टिमुलस उसके ब्रेन को दे रहे हो कि उसका भावनात्मक संतुलन खराब होता जाए, खराब होता जाए, खराब होता जाए। और ऐसे करते 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 एक बार आप उसके डेविल पार्ट को अनलॉक कर दोगे,
है ना, चिढ़ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, चिल्ला जाएगा और फिर वैसे बिहेव करने लगेगा जैसे वो। और उस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, नोट करोगे, रिकॉर्ड करोगे, फिर कन्फ्रंट करोगे। क्राइम शोज में कभी देखे होंगे ऐसा करते हुए, है ना, पहले बड़ा आराम से जाता है और बाद में तुमने इसलिए ऐसा किया वैसे किया, फिर चिल्लाने लगता है, हाँ मैंने ये सोचकर मार दिया उसको क्योंकि उसने ऐसा किया वैसे किया। तो उस चीज को निकालने के लिए क्या है, भावना एक की है, ठीक है, इमोशन एक की है प्रोजेक्शन का। तो जब आप टीएटी देख के पिक्चर्स देखते हैं तो देखते होंगे ना, उसमें इमोशनल स्टिमुलस होता है। आप लोग को टीएटी के स्लाइड्स याद होंगे, कुछ कुछ स्लाइड्स ऐसे होते हैं जिनको देख करके ही लगता है कि वो हमारे ब्रेन के एक सर्टेन स्टिमुलस को जो है वो कर रहे हैं। जैसे एक कार्ड है, मेल फीमेल के लिए अलग है, उसमें उस कार्ड में, एक कार्ड में क्या दिखाया गया है, एक सुंदर सी स्त्री है अर्धनग्न अवस्था में, साड़ी ऐसे लपेटे हुए है, तो वो पुरुषों के लिए है। और शायद महिलाओं के लिए जो है उसमें एक स्त्री है जो कि पुरुष के छाती पे ऐसे हाथ रखी हुई है और प्यार से उसकी तरफ देख रही है। तो किस इमोशन को ट्रिगर करेगा वो पिक्चर, वो देख के आप लोग समझ रहे हैं ना, डिजायर की उस चीज को ट्रिगर करेगा। तो उसके अराउंड आप क्या लिखोगे नहीं लिखोगे, उससे जो है पता चलेगा कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है नहीं चल रहा। हालांकि क्या होता है ना, कि ये सब चीजें जो होती है ना, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में की जाती है। और साइकोलॉजी का लेबोरेटरी होता है स्टिमुलस प्रूफ, साउंड प्रूफ, एक सब कुछ वहां पे, कुछ नई घटना नहीं घट रही होती। ये नहीं कि आप स्टोरी लिख रहे हैं तो बगल का जो है ना साइकोलॉजी का ही आपका क्लासमेट, ए तुम क्या लिख रहे हो जी, हमको भी दिखाओ जरा, है ना। तो बेस्ट फ्रेंड आ गया, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड आ गई, आकर के जो है क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, तुम क्या कहानी लिखी हो, हम ये लिख रहे हैं, कैसे कहानी लिखना है भाई। तो ये चीज है ना कि जिस टाइम टीचर या आदमी इंस्ट्रक्शन दे रहा था उस टाइम दिमाग कहीं और था तुम्हारा। तो कभी भी क्या है ना कि कोई भी साइकोलॉजी का काम आप करो, है ना, चाहे 16 पीएफ भरो या टीएटी करो, तो आपको एकांत होना बहुत जरूरी है ना। तभी उसका कोई फायदा और कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बेवकूफ जो है आपका बगल में दोस्त आकर के पूछता है तो कहाँ गया था, उस मैनुअल देख के पढ़ लो, है ना। जिस टाइम टीचर बता रहे थे उस समय बुद्धि घास चल रहा था, नहीं उस समय उगता रहे थे, 16 पीएफ कर रहे हैं, टैट कर रहे हैं, बोला बोला जाता है प्रैक्टिकल करते टाइम आदमी सब। ये सोचता ही नहीं है कि दोबारा जीवन में प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी ही कर लो, सीख लो और सही से कर लो। तो वही था, फर्स्ट सेमेस्टर में उतने जान पहचान दोस्ती नहीं हुई थी मेरी, तो बातचीत भी लोगों से कम करते थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने प्रैक्टिकल्स थे मेरे सब फर्स्ट क्लास हुए। उसके बाद सारा गुड़ गोबर हो गया। तो ये वाली जो चीज है ना, 16 पीएफ के स्लाइड्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, सॉरी 16 पीएफ के क्वेश्चनर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और टीएटी के स्लाइड जो है ना, इंडियन एडेप्टेशन, इंडियन वर्जन ऑफ टीएटी सर्च कीजिएगा, तो उसके स्लाइड्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो उस पर भी ना आप शांति से प्रैक्टिस करते हैं। शांति मतलब एब्सोल्यूट शांति और एकांत वाले स्थल पे। ये नहीं कि जो है कि यहाँ पे कर रहे हैं तो पीछे से जो है ना, जो है डीजे में बज रहा है गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, ठीक है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अदर कोई भी स्टिमुलस उस टाइम पे प्रोजेक्टिव टेक्निक का शर्त ही ये है, इसको लिख लीजिए आप लोग। प्रोजेक्टिव टेक्निक के लिए एक जरूरी शर्त है स्टिमुलस रहित वातावरण का होना। एक बार रिपीट कीजिएगा। प्रोजेक्टिव टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के लिए एक जरूरी शर्त है स्टिमुलस रहित इन्वायरमेंट का होना, ठीक है। जैसे कि स्वप्न भी एक स्टिमुलस रहित अवस्था है, जहां पर हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं। हिप्नोसिस भी ऐसी ही अवस्था है, ठीक है, क्लियर। अब आप मान लो किसी काउंसलर के पास जाते हो, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में सरकारी काउंसलर से, काउंसलर को तो हिप्नोसिस या प्रोजेक्टिव टेक्निक कर सकता है अगर वो ट्रेंड हो तो, अदरवाइज नहीं कर सकता।
सर्टिफिकेशन या ट्रेंड हो तो कर सकता है। और क्या किया है कि वो जो है ना बैठा है आपके साथ, प्रोजेक्टिव टेक्निक टीएटी करा रहा है, और उधर से चपरासी आ रहा है, ए डॉक्टर साहब वहां पे गए थे, मेडिकल ऑफिसर का साइन है, कर दीजिए ना सर, हाँ फोन आ गया, हाँ कैसे हो क्या हो, हाँ जी लिखे कहानी लिखो। तो इस तरीके की चीजें आप देखेंगे सरकारी स्थलों में ऐसे होती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक का दुरुपयोग है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपको स्टिमुलस रहित अवस्था चाहिए, जैसे स्वप्न है, स्वप्न के समय कोई स्टिमुलस होता है, नहीं होता है। तो आपका जो अवचेतन है केवल वही प्रभावित कर रहा होगा, सारी इंद्रियां आपकी निष्क्रिय होती है। तो ये एक जरूरी शर्त है प्रोजेक्टिव टेक्निक के सफल होने के लिए, समझ गए। एक पॉइंटर और लिख लीजिए, स्वप्न अचेतन मन को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब देखिए नहीं सर। क्या क्या चीजें जो है ना अब अचेतन का हिस्सा बनती है। एक तो लॉस्ट मेमोरीज, ठीक है, जो यादें आप भूल चुकी है। बहुत सारी यादें हैं जीवन में, बचपन से लेकर के अब तक जो हमने किया है वो सब यादें हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सब यादें अच्छी ही तो नहीं है, या कई यादें अच्छी भी है, तो उसको अचेतन में ले आए तो फिर उन यादों को दोबारा जीने का मन करेगा, जो कि संभव हो नहीं पाएगा। उससे जीवन का जो है ना दही बन जाएगा। तो उन यादों को भी हम लोग रिप्रेस्ट कर चुके होते हैं। जो हमारे भय है, जो बचपन की डरावनी यादें हैं, अगर बचपन में ये डरावना घट गया है आपके साथ, बुरा घट गया है ना, भूत भूत जैसा देख लिया है कुछ वैसा, या कुछ भी हो गया हो, तो उसको भी आप रिप्रेस कर देते हो। तो वो लॉस्ट मेमोरीज क्या है, वो निकल के आ जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जो है ना सारे मेमोरीज पे पर्दा डाला हुआ था, और 15 साल बाद आपको एक सपना आता है। उस सपने में एक व्यक्ति दिखता है जिससे आप कभी बहुत ज्यादा अटैच थे, और आप देखते हैं कि उसकी लाश है, और आप उसको जगाने की कोशिश कर रहे हो, आपको बहुत पीड़ा हो रही है और आपका नींद खुल जाता है। तुरंत बेचैनी होगा, अगले दिन 1 दिन 2 दिन तक लग लेगा कहाँ से उसका खबर मिल जाए, बस इतना सा संतुष्टि हो जाएगा जिंदा तो है, जिंदा है कि नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। वो जो 15 साल तक आप मिट्टी डाले हैं और नया जीवन जिए हैं, है ना, मुख मोड़ लिए हैं, उस सब एक मोमेंट में जो है ना पानी डाल करके सब जो है धो देगा आपका, और आपको ला देगा उसी कगार पे जहां 15 साल पहले खड़े थे। तो ये है सबकॉन्शियस का पावर और लॉस्ट मेमोरीज की शक्ति। तो लॉस्ट मेमोरीज कहाँ रहती है, वहां रहती है, स्लीप वाली वो चीज है। अब हम लोग आते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है। इसका पार्ट क्या क्या होता है, लॉस्ट मेमोरीज है, हिडन टेंशन है। अब देखिए टेंशन क्या होता है, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा। अब जो बेरोजगार लड़का का माँ बाप है, उसमें हिडन टेंशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक ही बात रोज रोज तो कॉन्सियस में बोलेगा नहीं कि बेरोजगार है बेरोजगार, रोज इसी बात पे तो रोएगा नहीं। तो रोज रोएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो उसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, चला जाएगा सबकॉन्सियस में। इसके कारण क्या होगा, सेहत खराब होने लगेगा, है ना, चिंता होने लगेगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे चिंतामणि हो जाएंगे, चिंता के मणि, खूब चिंता करते हैं, ठीक है, मन मन चिंता करते हैं। तो ठीक है, तो उस चिंतामणि से उनको मणिभूषण कौन बनाएगा, उनका लड़का जब जॉब ले लेगा या कुछ कर लेगा। तो ये है हिडन टेंशन। बेटी है, बेटी बड़ी हो रही है, शादी नहीं हो रही है बेटी की, उम्र ढल रहा है, लग रहा है कि उम्र ढल जाएगा तो शादी नहीं होगी, ठीक है, कहीं नहीं होगी शादी। ऐसा कुछ नहीं है, आपने सीमाएं लगाए रखी है, ठीक है। शादी 55 साल के आदमी का भी होता है, अगर आप सीमाएं खोलेंगे तो शादी हो जाएगी। आपकी शर्त है कि नहीं, एकदम चुन करके जो है ना पूरे धरती से चुन बीच करके इस तरह का लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे, तो आपकी बेटी का उम्र ज्यादा हो गई, है ना। जिसकी शर्त नहीं है बहुत ज्यादा, तो वहां जो है जल्दी भी हो जाता है। तो ये अपना अपना है। तो ये चीज जो है क्या है कि हिडन टेंशन है। उसके बाद एक चीज होती है द्वंद्व, इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट। ये करें या ना करें, सही होगा या गलत होगा।
अंतर्द्वंद जिसको कहते हैं, ये ये पूरा का पूरा स्लाइड आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अंतर्द्वंद, द्वंद में जी रहे हैं, क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा, ठीक है। अच्छे के साथ बुरा कर देना चाहिए किसी के दबाव में आकर के, या फिर उस दबाव को तोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म तो ये है, अधर्म तो ये है, जान रहे हैं लेकिन जान के भी धर्म नहीं कर पा रहे हैं, धर्म जान रहे हैं। इस तरफ का धर्म बनाम उस तरफ का नहीं। बहुत सारे द्वंद हम लोगों के पास आते हैं, ठीक है। निगेटिव पैरवी आ गई आपके पास, किसी बच्चे को कम नंबर देने की, ठीक है। क्या करेंगे आप, फेल करवाने की। निगेटिव पैरवी भी आती है, सुन के आप लोग को आश्चर्य लगता होगा कि पॉजिटिव तो आती ही आती है, निगेटिव पैरवी आती है। और मेरे जैसे आदमी के पास निगेटिव पैरवी आया किसी का, तो क्या करेगा सोच ही सकते हैं। उसको बोल देगा हाँ हाँ, बिल्कुल फेल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या करेगा, उसको टॉप कर देगा, बोलेगा अरे ये रोल नंबर बोले थे वो, हम सोचे वो जा। तो ऐसी भी चीजें आती है। द्वंद होगा आपके सामने, कोई बहुत खास आदमी होगा आपका जो कि बोले कि नहीं इसको निगेटिव ये चीज कर दो, फिर पॉजिटिव पैरवी भी आएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आमतौर पे जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनमें कोई अंतर्द्वंद नहीं होता, कोई अंतर्द्वंद नहीं होता। आजकल लोगों में देखिएगा, अगर किसी में अंतर्द्वंद है, अगर कोई फेस कर रहा है तो वो अच्छे आदमी में ही है। एक देखे होंगे, एक फिल्म स्टार सुसाइड किया था, उसको बहुत गुड बॉय माना जाता था बैड बॉयज के जगहों पर। अब कितना गुड बॉय था कितना बैड बॉय था जाने वो, लेकिन तुलनात्मक रूप से तो बहुत बेहतर आदमी दिखता था वो, है ना, लफंगों की दुनिया में। तो बेचारे के साथ बहुत सारे अंतर्द्वंद थे उसके मन में, है ना। ऐसा दिखता था कि उसके मन में बहुत सारे अंतर्द्वंद थे। अंतर्द्वंद किसको होगा, जो सही गलत के अंतर में जानेगा, जिसके लिए सही एक पोल है, गलत एक पोल है, तभी तो उन दोनों के बीच ना वो खींचेगा और फटेगा। और जिसके लिए सही नाम का चीजें नहीं है, उसको कोई अंतर्द्वंद नहीं होगा, कोई ग्लानि नहीं होगी। ऐसे लोगों को देखिएगा, कुछ भी कर जाता है उसको कोई ग्लानि नहीं होता, बोलता हाँ तो ऐसा समय था, हम क्या करते हैं, हमको खुश रहना था, हमको खुश रहने के लिए ऐसा किया, ठीक है। और जो बेहतरीन लोग हैं केवल उन्हीं के पास आपको दिखेगा कन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद, जिनको सही की पहचान है। जिसको सही की पहचान नहीं है उसको कोई भी बोल दिया है मेरा फलना अपना आदमी है, आप भी मेरे अपने आदमी, बढ़ा दीजिए नंबर, हाँ लाओ बढ़ा देते हैं जी। एक बार भी नहीं सोचेगा कि किसके साथ जस्टिस किए इनजस्टिस किए, बिल्कुल नहीं होगा। और जो टाइट आदमी होगा वो सोचेगा कि ठीक है तुम कहे हो तो दो चार नंबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज किसी के मेहनत पर तो हम देंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना, ऐसी ऐसी चीजें, अंतर्द्वंद, हिडन टेंशन, ये सब चीजें जो है अचेतन में रहती हैं। अब इसके बाद कहिएगा तो सर, तो इससे दूर होने का क्या निशानी है, खुश रहने का क्या निशानी है। खुश रहने का दो तरीका है, एक या तो आप एथिकल और मॉरल रास्ता अपनाइए, दूसरा या तो बेवकूफ हो जाइए, जानवर हो जाइए। यही दो व्यक्ति खुश रह सकते हैं। मॉरल होकर के खुश रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल का हैप्पीनेस लाता है, लेकिन उस लेवल का हैप्पीनेस लाने के लिए आपके जो है ना जिगरा को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। नहीं तो जो है ना मॉरल हो करके खाली जीवन में रोना ही मिलता है अच्छा आदमी बन के। कहिएगा कि कर भला तो भीतर जा, उस चीज के जब पार होंगे ना तब अच्छा लगेगा। तो ये चीज है। अब लिमिटेशंस पे आ जाते हैं हम लोग वापस, लिमिटेशन में देखते हैं कि क्या क्या चीज है, ठीक है। देखो, सिगमंड फ्राइड का जादू, सबसे पहली चीज, जो भी मतलब ऐसा आदमी हुआ है ना जिसने क्रांति कर दी है, वो बहुत ग्रे शेड का आदमी हुआ है। दुनिया ने उसको गलत कहा, लेकिन उसने कहाँ गलती की खोज ही नहीं पाया। दुनिया कहती रही कि घटिया आदमी है, बुरा आदमी है, लेकिन ये कभी प्रूव ही नहीं कर पाया कि वो बुरा कहाँ था या क्यों बुरा था। उसका सिर्फ आधार ये था कि उसकी बातें बुरी लगती थी, ठीक है। भावनात्मक रूप से किसी उसकी बात से किसी को चोट लग गया, कोई अपराध नहीं किया, कोई सीमा पार नहीं किया। ऐसे ही लोग में थे। एक तो आप लोग देखते होंगे रील रूल में ओशो महोदय, ठीक है। और ऐसे ही एक व्यक्ति थे सिगमंड फ्राइड महोदय। तो इनकी जो हाइपोथेसिस है ना, इसका क्या गजब है। हाइपोथेसिस का मतलब है परिकल्पना, इसीलिए इनके थ्योरी को हाइपोथेसिस बोला जा रहा है, क्योंकि प्रूव नहीं हो पाया एक्सपेरिमेंटली। खैर किताबों तक में तो नहीं हो पाया। अब लोग न्यूरो साइंस के हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसको वैज्ञानिक आधार में कैसे दिया गया है। अब कोई हाल के वर्षों में 10 सालों में जो है इसको वैज्ञानिक आधार देके प्रूव किया हो तो किताब में तो अभी 100 साल बाद ना आएगा, है ना। लोगों को तो पिछड़ा बनाए रखना है, बेवकूफ बनाए रखना है यूनिवर्सिटी सिस्टम में।
तो हाइपोथेसिस इनका जो है ना, ये कहता है ना तो सच है ना झूठ है, ना सही ना गलत, न सही है न गलत है, अद्वैत। ठीक है, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, ठीक है, न मैं शरीर हूं न मन हूं, ऐसा ही कुछ है। अब सच कैसे मान लेंगे सर? वेरीफाइबल होगा ना, जब वेरीफाई किया जा सकेगा तब तो सच मानेंगे, वेरीफाई किया नहीं जा सका। लेकिन क्या है कि इसके आधार पे काम भी हो रहा है। अब जैसे ये ऐसी ही बात है जैसे ईश्वर है। अब ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, क्या बोलिएगा? दोनों में से किसी को भी प्रूव करना मुश्किल है। ईश्वर है ये भी प्रूव करना मुश्किल है, ईश्वर नहीं है ये भी प्रूव करना मुश्किल है। दोनों सही है या तो दोनों गलत है, या तो एक मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, बाइनरी हो सकती है। ईश्वर है, हाँ ये सच है। ईश्वर है, हाँ ये झूठ है। ईश्वर नहीं है, क्या ये सच है? हाँ सच है। क्या ये झूठ है? हाँ झूठ है। दोनों वैल्यूज आ सकते हैं और दोनों के दोनों ट्रू है। आ सकते हैं कि नहीं? तो ये जो है ना, ऐसे सच जो है ना, नॉन बाइनरी ट्रुथ्स कहलाते हैं फिलोसफी की भाषा में, नॉन बाइनरी ट्रुथ्स, जो है भी और नहीं भी है। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं ना लोगों को, जो है भी और नहीं भी है ना, होके भी है और उसके नहीं होने में भी होना है, तो लोग बोलता है क्या बोल रहा है, इसका दिमाग घूम गया है, सटक गया है। नहीं भाई, दिमाग मेरा स्थिर है। ठीक है, हम बहुत फोकस्ड वे में तुमको कह रहे हैं, तुम नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर बना हुआ है बाइनरी थिंकिंग का, है ना। तुमको लगता है कोई चीज एक समय पे दो में से एक ही हो सकती है, और अगर ये एक होगी तो उसका जो विरोधी पेयर है वो दूसरा होगा। पर रियलिटी तुम्हारे बाइनरी थिंकिंग के लिमिट से ऑपरेट तो होगी नहीं। रियलिटी तो रियलिटी है, वो कितनी भी विचित्र हो सकती है। तो यही वाली बात है, न सच न झूठ न सही न गलत। तो ये एक मिस्ट्री के रूप में जो है ना, सिगमंड फ्राइड का ये चीज है। अब जैसे भगवान नहीं है, इसको साबित कर दिया कोई, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि वो फिजिक्स से बाहर हो गई, है ना। फिर वहां पे साबित हो गया कि नहीं, कुछ तो अदृश्य फोर्स है। उस अदृश्य फोर्स को आप अदृश्य फोर्स कहो या भगवान कहो, अल्लाह कहो, जिन कहो, जो कहो कहो, लेकिन कुछ अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो प्रमाण जो है ना, सफिशियंट नहीं है। ये लिख लीजिए इसमें, इस चीज को। प्रमाण जो है वो सफिशियंट नहीं है कि ये कहा जा सके कि फ्राइड की बात सही है। ठीक है, नहीं है। किस चीज के लिए सफिशियंट नहीं है? स्वीकारने के लिए भी नहीं है, नकारने के लिए भी नहीं है। स्वीकारने हेतु और नकारने हेतु, नकारने हेतु। ठीक है, तो एक ये चीज है। अब इसमें एक चीज है, आप लोगों ने सुना होगा, सिगमंड फ्राइड के थ्योरी में जब हम बात कर रहे थे तो स्त्रियों के बारे में बड़ी विशेष चर्चा थी, है ना। अब स्त्रियां हमेशा से समाज के लिए दिलचस्पी का विषय रही हैं, है ना। कोई उनको रहस्य बताता है, कोई उनको अबूझ पहेली बताता है, कोई उनको सुख का सागर समझता है, कोई उनको दरिद्रता का कारण समझता है। ठीक है, कोई उनको धरती का सबसे क्रूर प्राणी समझता है, और कोई उनको जो है ना, मतलब देवी के द्वारा पूछता है। तो ऐसे ना, ऐसे बना हुआ है कि स्त्री क्या चीज है। तो वैसे केस में देखिएगा कि जब भी स्त्री पर चर्चा होती है तो भीड़ अपने आप जुट जाती है ना। कोई भी स्त्री की सुंदरता होती है तो भीड़ अपने आप जो है, ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया जो है ना, रिवॉल्व ही कर रहा है उस सूर्य की तरफ। स्त्री का तेज सूर्य के समान है, उसके आसपास जो है रिवॉल्व कर रहा है। कुछ इस तरीके से सामाजिक व्यवस्थाएं आपको भी आसपास दिखाई पड़ती होंगी। जब चौक चौराहे सड़क पर आप निकलते होंगे तो देखते होंगे कि सब तरफ जो है ना, कहीं से भी जाते हैं तो पुरुष अपना काम छोड़ के एक बार देख लेता है। तो हमको भी ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मतलब ऐसा क्या है कि मतलब धरती का केंद्र तो नहीं है कि सब उसी की तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो इस व्यू से जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि कैसा लगता होगा, कितना ऑड लगता होगा। कैसे लड़कियों में ये भ्रम डेवलप कर जाता है कि हम बहुत खास हैं, हम बहुत विशेष हैं। मेरे साथ में रहेगा तुरंत भ्रम निकाल देगा, कोई खास विशेष नहीं हो तुम। ठीक है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे में खास।
तुम सड़क पे चलती हो, 4 आदमी तुमको जो है ना लालच भरी नज़र से देखता है, एडमायर करता है, ऐसे करता है, तुमको लगता है हम बहुत खूबसूरत हैं, नहीं। फिर इस चीज़ को कोई कन्फर्म कर देता है करके 4 प्यार की बातें तुमसे करे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ऐसी हो, बहुत वैसी हो, ये हो, वो हो। उसका भी इरादा कुछ और है, ठीक है? और तुम इस भ्रम में रहते हो कि भाई हम बहुत प्राइज़ वाली चीज़ है ना? हमको एकदम मतलब ऐसे है, हमको इतना पुरुष देखता है, हमको इतना करता है, हम बहुत प्राइज़ है, हम ट्रॉफी है, हमको गेन करेगा, मेरे लिए लोग कॉम्पिटिशन करेगा। मेरे जैसा बंदा बोला माय फुट कॉम्पिटिशन। तुम भी एक आदमी हो, हम जेंडरलेस हैं, हम व्यक्ति देखते हैं, ठीक है? हमको स्त्री-पुरुष दिखाई ही नहीं पड़ता है पहले। तो ये जो चीज़ है ना आपकी, स्त्रियों को एकदम स्पेशल स्टेटस देना, नहीं भाई, वो भी इंसान है तुम्हारी तरह, है ना? उसकी भी भावना है, उसके अंदर भी खराबियाँ हैं, जैसे तुम्हारे अंदर है, उसके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं, जैसे तुम्हारे अच्छे हैं। उसको ना तो देवी बनाना है, ना तो शैतान बनाना है, देख सको तो ह्यूमन बनाओ, बराबरी का दर्जा दो, नहीं तो उसको कोई एकदम आर्ट पीस और यूनिक या मिस्ट्री बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है? आप जैसे पुरुषों को जज करते हो, वैसे उसको भी जज करो, जैसे उससे बात करते हो, वैसे उसको भी उससे भी बात करो। जैसे पुरुष बेहूदगी दिखाए, तो क्लास लगा देते हो, वैसे स्त्री बेहूदगी दिखाए तो क्लास लगाइए। नो स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं। तो ये जो चीज़ है ना आपकी, ये सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने जब स्त्रियों के बारे में बात की, खासकर होमो वाली जो बात हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी, ऐसी चीज़ों के बारे में बात की, तो बड़ी सनसनीखेज बात होगी पुरुषों में। स्त्री के बारे में सबसे ज़्यादा जानने का खुदबुदी किसको रहता है? पुरुषों में। पुरुषों को रहता है कि भाई ये क्या है, वो क्या है। देखिएगा स्त्री के बारे में जितनी भी ज़्यादा जानकारी वाली किताबें हैं, है ना? उसके बिहेवियर पर, बाकी चीज़ों पर, है ना? उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर पुरुषों ने लिखी हैं, ठीक है? स्त्रियों ने कम ही लिखी है। सिगमंड फ्राइड भी जो है पुरुष ही थे। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें एक चीज़ कमी हो जाती। अगर मैं स्त्री होता और मैं खुल कर लिख पाता अपने डिज़ायर्स के बारे में, बिना इस बात को सोचे कि दुनिया मुझे क्या जज करेगी। अपनी, है ना, घटिया से घटिया फैंटेसीज़ के बारे में, है ना, बुरी से बुरी हकीकतों के बारे में। मैं अगर ये चीज़ उतार पाता अपने ज़हन से, लज्जा वाली चीज़, और वो लिख पाता जो मैं वास्तव में महसूस करता हूँ, जो मेरा सबकॉन्शियस है ना, जो मेरा लोअर सेल्फ महसूस करता है, बिना इस बात की परवाह किए कि मतलब जग क्या कहेगा, तो मैं स्त्रियों के बारे में सच लिख पाता। ऐसा सच कुछ स्त्रियों ने लिखा है। जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपना नाम बदल के लिखा है, क्योंकि समाज थूकता है उनके ऊपर। कविताएँ, प्रेम के गीत, ये वो सब चीज़ जो है ना, बहुत प्राचीन काल में स्त्रियाँ नाम बदल के लिखा करती थी। साहित्य में ऐसा करके पढ़ा जाता है, देखा जाता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति जो है ना, समाज में जो है बहुत दूसरे वे में देखा जाता था। कामना की अभिव्यक्ति समाज में बहुत अलग वे में देखा जाता था, ठीक है? वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, कि नहीं, ये गलत है। तो ऐसे चीज़ों में क्या हुआ कि सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी को बोला गया, मैन ओनली थ्योरी है ये, मेड बाय मैन। और स्त्रियों को तो हमेशा से लगता है कि पुरुष उनको समझते ही नहीं है। मेड बाय मैन। तो ये भी चीज़ है। पुरुषों की भी अपनी व्यथा है। इसको समझिए कि जैसे हम लोग देखे थे, फ्राइड महोदय की थ्योरी थी, तो फ्राइड महोदय की थ्योरी ने क्या बोला है कि पुरुष के अंदर एक बचपन में ही वॉइड क्रिएट हो जाता है। जो वो माँ से उसका बिलगाव होता है, वो उसको भरने की कोशिश करता है। और बचपन से उसको कल्चर ये सिखाती है कि महिलाओं की इज़्ज़त करो, ठीक है? तो ज जो चीज़ उसने माँ से सीखा है, माँ की वो इज़्ज़त करता है। तो अब वो क्या करता है कि वो हर एक स्त्री को इज़्ज़त के भाव से देखता है, ठीक है? उस भाव से देखता है और उसपे माँ के जैसा भरोसा करने लगता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कोई भी स्त्री, है ना, आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी जब तक वो किसी बंधन में ना हो। बंधन में ना हो मतलब, जैसे मेरी माँ है। मेरी माँ मेरे लिए सब चीज़ करेगी, दुनिया के हर कष्ट उठाएगी। लेकिन दूसरे की माँ है, वो मेरे लिए करेगी क्या? नहीं करेगी। उसको जितना ममता, जितना दया मेरे लिए है, दूसरे के लिए है, जो दूसरे के कोख से पैदा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उतना कुछ वो नहीं करेगी, ठीक है? अगर हम गलती भी करते हैं, नशा भी करते हैं, तो कहेगी मेरा बच्चा जो है ना परेशान है, और दूसरे का बच्चा को नशा करते साला नशेड़ी है, उसका घरवाला उसको संस्कार नहीं दिया। तो आप जो माँ को ममता का रूप देख रहे हो, देवी का रूप दे रहे हो, नहीं है। वो बंधन है। वो चूँकि आपकी माँ है इसीलिए आपके प्रति वैसी है, ठीक है? अदरवाइज़ वो नहीं करेगी आपके स अदरवाइज़ वो नहीं होगी आपके लिए। तो स्त्री को देवी के रूप में आप मत देखिए। जहाँ बंधन है, वहीं पे उसकी लॉयल्टी है, जहाँ बंधन नहीं है, उसकी लॉयल्टी नहीं है। जो चीज़ आपके लिए पत्नी करेगी, वो चीज़ आपके लिए गर्लफ्रेंड या प्रेमिका कभी नहीं करेगी, है ना?
और वो कितना भी किसी से प्रेम करती हो, 1 मिनट में भूल जाएगी जो पति को अपना सर्वस्व मान लेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बंधन है, ठीक है? तो पुरुषों को ऐसे क्यों नहीं दिखाया जाता है कि भाई तुम भी बंधन को देखो, तुम भरोसा मत करो, तुम पहले बंधन में बंधो, उसके बाद भरोसा करो, उसके बाद प्रेम करो। तो पुरुष भी सही से रहेंगे, कोई देवदास बनने नहीं चला जाएगा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन पुरुषों के माइंड में भी कहाँ है, नहीं बनाया गया है। वो माँ वाली छवि बनाई गई है, जहाँ किसी से केयर मिला, जहाँ किसी से ये मिला, आपको लगा क्या है, ये तो माँ वाली चीज़ हो गई, अब सब दिन के लिए मिलेगा, फिर आप रोते रह गए। तो ये सामाजिक व्यवस्था है कि बंधन के ही अंदर वो ऑपरेट कर सकती है, उनकी भी अपनी मजबूरी है, वो अलग बात है। तो इसके लिए उनको दोष देना नहीं है, समाज का ही व्यवस्था है कि उस बंधन के अंदर ही उनको ऑपरेट करने के लिए बाँधा गया है, ठीक है? तो जिस भी रूप में आप हो, बहन का प्यार जितना भाई के लिए है, क्या उतना सबके लिए होगा? नहीं होगा। भाई और बहन में क्या है, एक बंधन है, एक रिश्ता है जो हमेशा के लिए बाँधा गया है। तो ये वाली चीज़ है, तो जहाँ पे बंधन है, हमेशा के लिए बंधन है, वहीं पे आपके लिए वो चीज़ है। लेकिन क्या इस चीज़ को सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में आपको झलक मिलता है? नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना, मैन ओनली थ्योरी इसको कहा गया, मेड बाय मैन थ्योरी कहा गया, ठीक है? और ये कहा गया कि स्त्रियों के अनुभव को सही से नहीं बताता है। स्त्रियों के अनुभवों को सही से नहीं बताता है। अब सिगमंड फ्राइड की ये वाली बात जो है, जो ये है कि समलैंगिकता का संचार स्त्रियों में वो ऊर्जा का या वो भाव का इसीलिए होता है क्योंकि माँ से एक टाइम पे बिलगाव होता है, माँ से ये चीज़ होता है, बहुत कनेक्शन होता है, तो उनको लगता है कोई स्त्री ही हमको समझ सकती है और माँ की जैसे कोई स्त्री मिले, तो धीरे-धीरे वो उस चीज़ में बदल सकती है। इस चीज़ को जब कोई स्त्री पढ़ती है, तो उसको लगता है ये क्या बात बोल रहा है सिगमंड फ्राइड, हम भी तो एक स्त्री हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप लोगों को भी ऐसा लगा हो सुन कर के कि ना सिगमंड फ्राइड महोदय जो है ना, ये ज्ञान तो दे रहे हैं बहुत अलग टाइप का, ये तो बहुत फेमस हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना? हम एक स्त्री हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे पुरुषों को कहा जाता है कि सारे पुरुषों को एक नज़र से अगर कोई महिला दिखती है, तो हम लोग तो समझ जाते हैं कि बाबू तुम हो गलत संगति में या गलत परिवार में हो, तुम्हारे परिवार और समाज या आस-पास के लोगों का संस्कार अच्छा नहीं है। तुमको अच्छे-बुरे पुरुष की पहचान नहीं है, ठीक है? अच्छा पुरुष तुमको दिखेगा ना, और वो होगा जो किसी बुढ़िया की बुदबुदाहट सुन करके, उसकी गाली सुन करके उसके सामने में जो है ना कह रहा होगा कि दादी, कोई बात नहीं गलती हो गया, दादी ये कर लो, ठीक है? वो जवान लड़कियों के चक्कर लगाते आपको नहीं दिखेगा। तो असली पुरुष की पहचान ये है, तो बूढ़ी माता और वो जो है ना उनको जवान स्त्रियों के चक्कर जो है ना पूरी दुनिया लगा रही है। जो असली पुरुष होगा वो उस मोल को समझेगा कि इसने इस स्त्री ने अपना पोषण मुझे दिया है, ठीक है? अपना पूरा जीवन मुझे दिया है और अब जब इसको सब छोड़ दिए हैं, बुढ़ापा में जब आप खटिया पे पड़े रहिएगा, कौन आएगा आपके पास? किसी को आपके पास आपका बात सुनने का भी फुर्सत नहीं होगा और जवानी में देखिए क्या भीड़ है, क्या एकदम चकाचौंध है। तो ये वाली जो चीज़ है, इस चीज़ को क्या करेंगे? समझेंगे आप, देखेंगे, तो फिर आप सही चीज़ पे जा पाएँगे। तो स्त्रियों के दृष्टिकोण से क्या सिगमंड फ्राइड ने देखा इन चीज़ों को? नहीं देखा। उसने तो बता दिया ऐसे-वैसे सेक्सुअलिटी है ये वो, क्या उसने फुल लेंथ लाइफ़ में जाकर के देखा? बचपन में आपने स्त्री के वो चीज़ का बताया, युवावस्था में बताया और सिमट गए। वृद्धावस्था के बारे में कौन बताएगा? पुरुष को तो बुढ़ापे में भी बहुत लोग पूछते हैं, स्त्री का? और ख़ासकर इसका पति नहीं है। तो ये जो है ना स्त्रियों के अनुभव को सही से नहीं बता रहा है इसकी थ्योरी। ये जो है ना इसकी आलोचना है या कमियाँ हैं या सीमाएँ हैं, ठीक है? तो पहला एक सीमा है कि ये हाइपोथेसिस है जो ना तो सही साबित हो सका है ना गलत साबित हो सका है। दूसरा है कि मैन ओनली थ्योरी। तीसरी चीज़ पे आते हैं, फ्राइड बाबा, ठीक है? ठरकी बुढ़ऊ, ये वाली चीज़ है फ्राइड बाबा के साथ। ये चीज़ इनको समझा गया है, जाना गया है, पर अत्यधिक ध्यान दे दिया है। हमको कोई टीचर जब अपने बच्चे को या प्रोफ़ेसर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बोलते हैं, ठीक है? तो हम बोल देते हैं कि सर हम सब कुछ पढ़ाएँगे आपके बच्चे को लेकिन सिगमंड फ्राइड हम नहीं पढ़ाएँगे। हम बता देंगे उसको खुद पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक थोड़ा ये भी होता है
पर अत्यधिक ध्यान। ठीक है, अब हम क्या करें, अब शहर ही ऐसा है, रोज कुछ ना कुछ निकलते ही रहता है। कभी कोई जुलूस निकल जाएगा, बाकी लोग निकल गए क्या? पिज्जा और देख निधि लिए दोनों था निकल कल, गए। ठीक है, देख लिए थे। तो यही है, ये तो आप लोग भी देखे सुने समझे होंगे ही कि पूरी की पूरी बात जो है एक ही बात के इर्द गिर्द जो है बताई जा रही है सिगमंड फ्राइड के महोदय पे। लेकिन हमने आपको स्पष्ट भी किया था कि सिगमंड फ्राइड का जो ये जो सेक्सुअलिटी जो वर्ड है ना, इसको लोग बहुत अलग सेंस में लेते हैं। सिगमंड फ्राइड ने इसको लाइफ फोर्स के सेंस में लिया। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के लिए ये तीन थ्री लेटर वर्ड जो है ना, इसके बहुत विस्तृत मीनिंग है। दुनिया के लिए इन थ्री लेटर वर्ड का एक ही मीनिंग है, समझ गए? तो इस कारण से ये आलोचना आई और थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ। अब सिगमंड फ्राइड महोदय को भी वैसा ही वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी? इरोस वर्ड यूज कर लेते, है ना, इसका कोई पर्यायवाची वर्ड यूज कर लेते। लेकिन फ्राइड तो फ्राइड थे, उनको जो हुआ वो हुआ। वो थे थोड़े बाबा और दादा किस्म के आदमी। एक डॉक्यूमेंट्री है सिगमंड फ्राइड की, इंग्लिश में है, वो देखिएगा तो पता चलेगा कितना दबंग आदमी थे वो। और अपने यूथ में जो है ना, युवावस्था में बेहद ही कन्विंसिंग थे वो, एकदम इतने कन्विंसिंग, इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट बंदे, एकदम क्या कहा जाए, उतने ही बोल्ड। तो ये चीज जो है ना, एक तीसरी इनकी है। अब इसके बारे में ह्यूमन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस लिख लीजिए एक चीज। मानव के मनोवैज्ञानिक विकास और इसी अनुभव, में लिखे तीसरे थे पॉइंट। सर। हाँ, तीसरे में लिखिए, मानव के मनोवैज्ञानिक विकास और अनुभव, अनुभवों लिख लीजिए, अनुभवों को इन्होंने एक ही नजरिए से देखा। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है ना, एक लिमिटेशन होता है। एक ही नजरिए से देखा, इसको लिमिटेशन भी कहते हैं, लेकिन ये लिमिटेशन हर व्यक्ति के जीवन में लगेगी। जैसे मेरे लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन सा था पता है? जब पीजी में पूछा गया कि स्टैटिस्टिक्स कितने प्रकार का होता है, तो ऐसे क्लास में ही मैम से जब पढ़े थे तो मैम पूछी स्टैटिस्टिक्स कितने प्रकार का होता है, तो हम प्रकार बताते जा रहे हैं तो प्रकार खत्म ही नहीं हो रहा है रियल टाइम में। तो यूजुअली दो आधार पे दो प्रकार बनाए जाते हैं, एक नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक, डिस्क्रिप्टिव, इन्फरेंशियल। ठीक है, तो एक्चुअली में किसी भी चीज को ना बहुत प्रकार, कितने नजरिए से आप देखेंगे, आप जितने नजरिए से देखेंगे उतने तरीके से आप डिफिनेशन दे पाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स को हम बहुत सारे नजरिए से देखते थे। तो जब कॉपी में क्वेश्चन आया तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को ना हम पॉइंट वाइज लिखे हैं, और 8 पेज में मेरा इस चीज का आंसर गया है, और आठों में केवल पॉइंट है, एक एक सेंटेंस भी हम नहीं लिख पाए। तो स्टैटिस्टिक्स के इतने टाइप हमने बताए अलग अलग आधार पे, कितने आधार पे? 8 आधार बनाए, और आठों आधार पे चार चार पांच पांच जो है सब पे अलग है। और उसके बाद भी जो है ना, नीचे में वही लिख करके आए हैं कॉपी में कि समय और मतलब क्वेश्चन की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए इससे ज्यादा प्रकार यहाँ पर वर्णित करना असंभव है। तो इसीलिए मैं हमसे पूछे थे कि और कितना प्रकार हो सकता है, तो सारा बैठ करके बोलते गए तो वैसे चीज हो गया। तो ये जो प्रकार है ना, ये दृष्टिकोण है। अब जीवन में किसी भी एक घटना को अगर सही से डिफाइन करने निकलिएगा तो कोई एक दो या दृष्टिकोण पे ही ना आप रह सकते हैं। आप अगर हर एक एंगल से देखेंगे ना तो एंगल्स खत्म ही नहीं होगा 360 डिग्री की तरह। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल हर्डल है जो कि एक सीमा भी बनती है। कोई ये नहीं कर सकता है कि नहीं, एक एंगल से आपने देखा तो आप हर एंगल से देखिए। जैसे सिगमंड फ्राइड ने देखा इरोस के एंगल से, लाइफ फोर्स के एंगल से। हमने सिगमंड फ्राइड के रूट को पढ़ा तो हम देख रहे हैं डेथ फोर्स के एंगल से। अभी तक कोई थ्योरी नहीं आई है डेथ फोर्स के बेसिस पे, तो हम उसको उस फोर्स के बेसिस पे देखेंगे। कोई और व्यक्ति अगर आता है वो किसी और बेसिस पे देखेगा, तो एक ही चीज को लेके चलेंगे ना। तो यही बात होती है, कोई एक दिशा को लेके चलना होगा, फिर आप दूसरी दिशा लेके चलेंगे तो दूसरी थ्योरी डेवलप करेंगे, लेकिन एक ही थ्योरी में कचरा तो नहीं कर देंगे, उसको ऐसा तो नहीं बना देंगे कि वो असंभव हो जाए। तो इसीलिए प्रैक्टिकलिटी के कारण, है ना, फॉर रीजंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, एक दृष्टिकोण किसी भी थ्योरिस्ट को अपनाना पड़ता है, एक दिशा में जाना पड़ता है। तो यही है, इतना ही है।
आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। आपको इन्वर्टर का हम फोटो भेज देंगे क्या शायद।